हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कप ऑफ टी एपिसोड नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो होप आपको पहली वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। इसके लिए मैं आप लोगों को पूरी की पूरी एक स्टोरी से समझाऊंगा। जो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस पूरे चैप्टर को हम एक ही स्टोरी से सीखते हुए चलेंगे। आई होप आपको समझ में आएगी और बड़े ही ध्यान से सुनते हुए चलना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कहानी नंबर 1, बीएसटी वाले की। तो आपको याद रखना है कि ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था हेनरी फियोल और जो दूसरे का नाम था वो था F.W. टेलर। ये दो दोस्तों की कहानी है। पहले का नाम है हेनरी फियोल और दूसरे का नाम है F.W. टेलर। दोनों बहुत ही बढ़िया दोस्त थे। हमेशा खाने पीने भी साथ में जा रहे हैं, घूम रहे फिरते भी साथ में, मतलब बहुत ही बढ़िया दोस्त है। आप देख सकते हो कितनी खुशी से दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एकदम सेम दिखते हैं, चश्मे भी पहनेंगे, सारी चीजें थी, वो दोनों बढ़िया दोस्त हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में स्कूल में एक आई लड़की। इन मोहतरमा ने इनके जीवन में प्रवेश किया। अब जब हेनरी फियोल इनसे बातें करते तो ये भी उनसे बातें करने लग जाती। अब जब हेनरी फियोल के अलावा टेलर बात करते तो भी उनसे भी बात करती रहती। तो हुआ यूं कि भैया जब हमारे हेनरी फियोल उनसे बात करते ये बात करती, टेलर बात करते ये भी बात करने लग जाती। तो दिक्कत ये आई कि अब ये बेचारी लड़की जाएगी किसके साथ। तो हमारे हेनरी फियोल ने बोला कि देख भाई, अपन लड़ाई तो करेंगे नहीं, अपन एक काम करते हैं, मैं मेरे तरीके लगाता हूं, तू तेरे तरीके लगा, जिससे इस लड़की ने बात कर ली, लड़की उसकी, और दूसरा वाला उसको भाभी बोलना स्टार्ट कर देगा, बोलेगा डन, ऐसा कर लेते हैं। तो पहली कहानी में क्या हुआ, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने सोचा कि मुझे उस लड़की को इंप्रेस कैसे करना है। तो हेनरी फ्योल ने कार के अंदर बैठ के कुछ पिकअप्स लाइनें करी। आपको मैं अच्छा बता दूं, हेनरी फ्योल जो थे हमारे, वो कॉमर्स के बच्चे थे, और जो हमारे टेलर थे वो थे हमारे साइंस के बच्चे। तो हेनरी फ्योल ने वो जो अपने प्रिंसिपल्स लगाए, हेनरी फ्योल बोला देखो भैया, अपन तो कॉमर्स के बच्चे हैं, अपन तो प्रिंसिपल लगाएंगे लड़की को पटाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार के अंदर कुछ पिकअप्स लाइनें लगाई। तो कार में बैठ के उनको मिला क्या क्या, जब हेनरी फ्योल लड़की को मनाने के लिए कुछ पिकअप लाइन देख रहे थे तो वो कार में बैठ के देख रहे थे। उन्हें कार में मिला क्या क्या, उनको कार में मिला एक रोज, दो सीडी, एक सैड सॉन्ग की और दूसरी देसी सॉन्ग की। सर ये क्या करा दिया बच्चों, ये आपके 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको याद रखना था दो दोस्त थे, तो पहले ने करा, कहानी नंबर 1 है किसकी, पहले वाले दोस्त की। तो उसने क्या दिया, रोज, दो सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। उसको एक कार में मिला क्या क्या मिला, रोज, दो सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। ये हो गया 14 प्रिंसिपल। मैं आपको बता देता हूँ। आर से रेमुनरेशन, ओ से ऑर्डर, एस से स्टेबिलिटी, ई से इक्विटी। किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले आपको उनके नाम पता होने चाहिए। तो मैं आपको 14 के 14 प्रिंसिपल याद करा देता हूँ। रेमुनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब दो है तो एक हो गया सी डी से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, एक सी से कमांड और एक से डायरेक्शन। एस से होगा स्कैलर चेन, ए से अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिविजन ऑफ वर्क, डी से डिसिप्लिन, ई से एस पे डी क्रॉप, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और आई से हो गया इनिशिएटिव। रेमुनरेशन बोलता है कि रेमुनरेशन इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर बोलता है सारी चीजें प्रॉपर्ली प्लेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी बोलता है कि हमें रीजनेबल टाइम देना चाहिए एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में, ई से बोलते हैं इक्विटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी बातें टॉप सीक्रेट, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सबको बातें पता होना। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक जने को एक ही से ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है सबको साथ चलना चाहिए। स्कैलर चेन का मतलब हो जाता है टॉप से कम्युनिकेशन मिडिल, मिडिल से लोअर, ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो गैंग प्लान काम आ सकता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव कमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। डी से होता है डिसिप्लिन, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो इट विल बी लीड्स टू पेनल्टी। डी से हो जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क, हमें सारे कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। ई से होता है एस पे डी क्रॉप, दैट इज आई शुड बी कन्वर्टेड इनटू वी, और एस से हो जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हमें किसी एक को नहीं देखना, हमें जो जनरल इंटरेस्ट है सबका वही देखना पड़ेगा। और आई से होता है इनिशिएटिव, आगे से मैनेजर को काम खुद से लेना चाहिए। तो ये 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल। अब अपन बातें करते हैं जो है हमारी कहानी नंबर 2। अब पहले तो चले गए हमारे कौन से, कॉमर्स वाले बच्चे। अब नंबर 2 पे गए थे हमारे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल बोला मैं तो हूं साइंस का बच्चा, तो अपन तो क्या करेंगे, अपन लोग तो किसी भी तरीके के प्रिंसिपल नहीं देंगे, अपन तो देंगे टेक्निक। तो उन्होंने दी थी टेक्निक। आपको पता है उन्होंने कितनी टेक्निक दी, उन्होंने टोटल दी थी 4 टेक्निक।
जिनमें से नंबर 1 थी फंक्शनल फोरमैनशिप। कौन सी दी थी? फंक्शनल फोरमैनशिप। आपको याद रखना है फंक्शनल फोरमैनशिप इज जस्ट अपोजिट ऑफ, किसका अपोजिट है? यूनिटी ऑफ कमांड का। वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर एक के ऊपर एक ही जना था, यहाँ पे एक के ऊपर 3 4 8 जने हो जाते हैं। कितने जने हो जाते हैं? एक के ऊपर 8। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लानिंग और दूसरा है प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर भी 4 और प्रोडक्शन के अंदर भी 4। प्लानिंग के अंदर कौन कौन से थे? इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। यहाँ पे भी 4 थे, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस और इंस्पेक्टर। इस तरीके से फंक्शनल फोरमैनशिप को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था। नंबर 2 इन्होंने दी थी, जो थी वो थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन्होंने बोला कि भैया हर काम को सिंपल कर दो और स्टैंडर्ड कर दो। जैसे कि अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लेने जाओगे पर दूसरा लोगे तो क्या दोनों बिस्किट के पैकेट चेंज हो जाएंगे क्या? नंबर ऑफ बिस्किट या बिस्किट का साइज? मैं कितनी बार भी ये मार्कर लेके आऊं, इसी साइज का इसी वेट का मिलेगा। द रीजन इज इसका स्टैंडर्ड सेट है। तो ऐसा बोला था टेलर ने कि स्टैंडर्ड फिक्स हो जाना चाहिए। नंबर 3 उन्होंने बोला वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में आपको याद रखना है मेक माई ट्रिप, MMT और फटीक स्टडी। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीक स्टडी। फटीक स्टडी का मतलब हो जाता है रेस्ट इंटरवल, ताकि आपका एम्प्लॉय रीगेन कर दे अपनी पावर को। मेथड स्टडी बोलता है बेस्ट मेथड ढूंढना है। मोशन स्टडी बोलता है अननेसेसरी एलिमेंट्स को, जैसे पुशिंग पुलिंग, इन सबको हमें एलिमिनेट करना है। कितना समय लगेगा एक एम्प्लॉय, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। फटीक स्टडी का तो मतलब मैंने आपको बताया रेस्ट पीरियड होना चाहिए। और चौथा इन्होंने जो दिया था वो था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बोलता है कि हर एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से पे होना चाहिए। जैसे अगर आपने 100 पेपर तक काम किया तो आपको पर पेपर का 3 मिलेगा। जैसे ही आपने 101 पेपर किया तो आपको 4 रुपए के हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। कोई भी 95 96 पेपर बना के नहीं रुकेगा, वो पूरे 100 या उससे ज्यादा बनाएगा, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलने को होगा। बोलो बात समझ में? तो कहानी नंबर 1 हमारे को किसने दी थी? कहानी 1 दी थी हमारे को हेनरी फियोल ने, जिन्होंने कार के अंदर बैठ के याद किया था लड़की को पटाने के तरीके से। तो रोज दो सीडी, सेट सॉन्ग, देसी सॉन्ग। कहानी नंबर 2 दी थी हमारे को किसने? हेनरी फियोल, FW टेलर ने, जिन्होंने क्या दी थी? 4 टेक्निक दी थी। देखो साइंटिफिक टेक्निक दी थी, जिनमें से पहली थी फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क स्टडी और उसके बाद ये था डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। अब ये जो हमारे भैया है, कौन से भैया हमारे? ये FW टेलर, ये बोले मैं 4 तो प्रिंसिपल दूंगा और 4 टेक्निक दूंगा। 4 टेक्निक तो आपने इनकी पढ़ ली। अब इन्होंने 4 क्या दिए थे? साथ साथ में इन्होंने अपने टेक्निक के साथ साथ प्रिंसिपल भी दिया था। जिनमें से सबसे पहली जो टेक्निक थी इनकी थी साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। जिसमें इन्होंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये प्रॉपर साइंस है, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। ये कोई तुक्का नहीं है कि बस लगा दिया। नहीं, ये प्रॉपर साइंस है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, सेम टाइम पे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जहां पे हार्मनी खत्म होता है वहीं पे स्टार्ट होता है कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअल। दैट इज काम मिल बांट के करना चाहिए, अकेले अकेले काम कंप्लीट करना नहीं चाहिए। एंड द फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी। इसका मतलब हो गया कि हर एम्प्लॉय को अपने 100% तक काम करना है। ये काम मैनेजर का हो जाएगा। तो याद रखना आप लोगों को कि सबसे पहले तो फियोल ने 14 प्रिंसिपल दिए, टेलर ने 4 प्रिंसिपल 4 टेक्निक दी, दोनों ने अपने अपने तरीके लगा दिए। अब क्वेश्चन आता है कहानी नंबर 3 में कि लड़की पटी किससे? तो आपको याद रखना है लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? दोस्तों के बीच में जंग चल रही थी। एक था हमारा कौन? FW टेलर, और एक थे हमारे हेनरी फियोल। दोनों के बीच में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था कि भैया लड़की फाइनली गई किसके पास? तो आपको याद रखना है एक दोस्त ने गलती करी और उस लड़की को जाके डायरेक्टली अपने दिल की बात सारी की सारी बोल दी। उस वजह से लड़की ने तो बोला मैं तो तेरे को अच्छा खासा दोस्त मानती थी, है भग जाए, ऐसे ब्लॉक और कर दिया उस बेचारे को। तो आपको याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या था। BF से पाप हो गया। क्या पाप हो गया? उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। तो कोई भी आपसे लोगों से डिफरेंस पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी फियोल एंड FW टेलर, आप आंसर क्या दे दोगे? BF से पाप हुआ फीलिंग को एक्सप्रेस करके, B से बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, F से फोकस, पर्सपेक्टिव, अकाउंटेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, पर्सनैलिटी और एक्सप्रेशन। आई होप इस बेसिस से आपको काफी मदद मिलेगी। आप इन दोनों का डिफरेंस 6 मार्क्स का कर सकते हो। BF से
पाप हुआ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, बी से बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एफ से फोकस, पी से पर्सनैलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, पर्सनैलिटी और एक्सप्रेशन। ये हुई कहानी नंबर 3 खत्म। आपको पता है हम आधे से ज्यादा चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, छोटा मोटा बचा है, हम उसको कंप्लीट करके चलेंगे हमारी कहानी नंबर 4 में। आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको बस इतना सा बात याद रखना है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड एक कंप्यूटर लैब में साथ में थे, तो आप उनको कंप्यूटर चलाने नहीं दे रहे थे, तो उनको काफी गुस्सा सा आ गया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो आपने उनको मनाने के लिए नेक्स्ट टाइम क्या किया, जीएफ को पूरा का पूरा सीपीयू ही दे दिया, बोले तू ही रख ले भाई, बस बात कर ले मुझसे। तो याद रखोगे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आप एक ही लाइन दोगे, दैट इज जीएफ को क्या दिया, सीपीयू दिया। क्यों दिया, इफेक्टिव रिलेशनशिप के लिए। जीएफ को क्या दिया, सीपीयू दिया। क्यों दिया, इफेक्टिव रिलेशनशिप के लिए। जी से होता है जनरल गाइडलाइंस, एफ से फ्लेक्सिबल, सी से कंटिंजेंट, बनते कैसे हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यू से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बोलो क्लियर है। एक और टॉपिक इसके अंदर बनता है, दिस इज वो कौन सा होता है हमारा, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको इसके अंदर याद रखना है, जैसे राजस्थान के जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल है, वैसे ही यूपी में भी एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। यूपी में क्या होना चाहिए, एसएमएस क्यों होना चाहिए, चेंजिंग रिक्वायरमेंट के लिए। तो कोई भी आप लोगों से पूछ ले सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आंसर देना। अच्छा, सिग्निफिकेंस पूछ ले चाहे इंपॉर्टेंस पूछ ले, आंसर दे देना यूपी में एसएमएस क्यों होना चाहिए, फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट। तो यू से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, provide insights into realities, provide management insights into reality। ऐसे डिसीजन साइंटिफिक होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती है, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन वीडियो का मेन पर्पस ही यही है कि 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाए। स्टिल अगर आप लोगों को इनकी डिटेलिंग चाहिए, कोई और डाउट्स है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप लोग नीचे मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को वीडियोस भी अलग से पूरी प्रोवाइड करा सकूं, मैं आप लोगों को एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे सकूं, और मैं आप लोगों को ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा, जिससे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।